चलिए भाई साहेब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। छोटा सा टॉपिक है ये आपका, टॉपिक नंबर 5, जो कि बात करता है किस चीज़ के बारे में, बोले लाइबिलिटी ऑफ द फर्म के बारे में। सर इसके जस्ट पहले अगर आपको ध्यान होगा, हमने यहाँ पे बात किया था किस चीज़ के बारे में। सर बोले आपका जो पार्टनर रहता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसकी बोले ड्यूटीज़ जो है वो क्या रहेंगी, या उसके ऑब्लिगेशन जो है वो क्या रहेंगे, उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बोले क्या रहने वाले, राइट। तो उसी चीज के हिसाब से यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 5, ये आपको दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा आपका नहीं रहने वाला है। रीजन बीइंग, ये चीज के बारे में अपन भले ही फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात नहीं किए थे, लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हमने कर ली थी। गॉट द पॉइंट। और कुल मिलाकर अगर बात करोगे तो एक ही पेज का है, क्योंकि एक पेज के बाद में आपका जो अगला टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 6, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। अगर मैं टॉपिक नंबर 5 के बारे में बात करूं, जो कि बात करता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म के बारे में, सबसे पहली जो आपकी फर्म की लाइबिलिटी रहेगी, उसकी अगर मैं यहां पे बात करूं, ध्यान से देखिएगा, लाइबिलिटी फॉर द एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। सर आपको ध्यान होगा, पिछले वाले चैप्टर में हमने बकायदा ये जो एक काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में बात की थी, जिसमें कहा था कि कुछ चीज़ों को लेके आपका जो फर्म का पार्टनर है उसके पास में क्या है, इंप्लाइड अथॉरिटी है। क्या कि वो अकेला बिना किसी पार्टनर के कंसेंट के, बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना वो क्या कर सकता है, कोई भी काम को कर सकता है। लेकिन वहां पे हमने ये वाले पॉइंट में कहा था कि सर इन केसेस में नहीं कर सकता है, राइट। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई बंदा इंप्लाइड अथॉरिटीज के हिसाब से काम करता है तो क्या फर्म को लाइबल माना जाएगा? आंसर क्या होना चाहिए सर, द फर्म विल बी लाइबल इनटू ऑल दीज थिंग्स। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है यहाँ पे। सब बोले द पार्टनर इन अ फर्म मे बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। गॉट द पॉइंट। या तो बोले ये अपन पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको यहां पे क्लियरली बताया था। अगर बोले आप यहां पे बात करते हैं, इसको मैं वापस से रिफाइन कर देता हूं, ये देखिए, अगर बोले यहां पे बात करते हैं तो बाकायदा क्या हो सकता है, उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, और यहां पे उसको बोले एक्सटेंड जो है वो भी किया जा सकता है। अगर बाकी पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बना के सामने वाले की इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया होगा और उसकी वजह से अगर फर्म का नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नुकसान को झेलना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर बोले पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये कहा था कि इस बंदे के पास में नॉलेज अच्छी खासी है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, अगर ये कोई भी काम करता है तो उससे फर्म का हमारा फायदा ही होगा, और अगर आपने बाय कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो इंप्लाइड अथॉरिटी है उसको एक्सीड कर दिया था और ये सारे कामों के लिए भी उसको अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी दे दी थी, तो ऐसे केस में फर्म ये नहीं कह सकता कि उसके काम के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं कह सकता सर? क्योंकि आपने या तो उसके इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया होगा, और या तो बोले जो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं थी उसको आपने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया होगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये चीज को किया होगा तो अब ये नहीं कह सकते कि सर उसने काम किया था, वो जाने, उसके पास में ये काम करने की अथॉरिटी नहीं थी। ये समझ में आया? ठीक है साहब। Now, any restriction imposed on the implied authority of any partner will have no effect against the third party. ये ध्यान से क्या कहा गया, अगर किसी पार्टनर की जो इंप्लाइड वाली अथॉरिटी है, 7-8 काम करने वाली, अगर उसके ऊपर बोले कोई रिस्ट्रिक्शन जो है उसको इंपोज किया गया, तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में इट विल हैव नो इफेक्ट अनलेस द पार्टी विद whom the partner is dealing has notice of such restriction or the party does now know to believe that he is dealing with a partner in the firm। मतलब सर आप दोनों के बीच में, मतलब पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनर था जिसके अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट वहां पे किया गया था, सर आपके बीच में क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? हाउ वुड आई नो अबाउट दोस थिंग्स? ये समझ में आया? तो थर्ड पार्टी जो है उसका भैया जो पैसा बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। आपस में आप निपटाते बैठो कि आपका वहां पे क्या हिसाब किताब बन रहा है उसके हिसाब से। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन इन एन इमरजेंसी। अगर कोई पार्टनर है जिसके पास में कोई पर्टिकुलर काम करने की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, मतलब लॉ कहता है कि भैया सारे पार्टनर्स का डिस्कशन होना चाहिए और उसके बाद में उस चीज के ऊपर आपको एग्री डिसएग्री एज द केस में भी जो करना होगा वो कर सकते हैं। आपने का टाइम नहीं है सर सोचने का, हमारे पास में उस चीज के बारे में सोचने का, वो सब चीजें करने का टाइम नहीं है। ऐसे केस में अगर किसी एक फर्म ने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सीड किया होगा तो क्या आपकी फर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी क्या? हाँ सर।
ये तो अपन पहली बात कर चुके हैं ना। इमरजेंसी में अगर कोई प्रूडेंट इंसान होता तो उसे वही वाला काम करना पड़ता जो कि एक पार्टनर ने किया है, भले उसके पास में वो काम करने की अथॉरिटी हो या फिर ना हो, वो वेट थोड़ी करेगा कि कब हमारे पार्टनर्स की मीटिंग बैठेगी और उसके हिसाब से मुझे ऑथराइज किया जाएगा कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो करके। ये समझ में आया? चलिए, नाउ when a partner does some act beyond his authority in an emergency, in firm is liable for such act subject to the following conditions। रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन हाँ इसमें दो कंडीशंस है। द एक्ट जो रहेगा वो बोले फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाना चाहिए फ्रॉम द लॉस थ्रेटन्ड बाय द इमरजेंसी, और दूसरा सब बोले पार्टनर मस्ट एक्ट एज अ प्रूडेंट पर्सन वुड एक्ट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस इन हिज ओन केस। सर ये पूरा का पूरा सेम पॉइंट जो है ये अपने ये देखिए यहां पे पड़ा था, सेम पॉइंट, कोई फर्क नहीं है। गॉट द पॉइंट? बस यहां पे आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे और यहां पे आप फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा उसके हिसाब से आप बात जो है वो कर रहे। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन इन द नेम ऑफ फर्म। अरे सर अगर फर्म के नाम पे काम किया गया है तो उसके लिए तो पूरे फर्म के जो पार्टनर्स आपके रहेंगे उनको रिस्पॉन्सिबल मान के चला जाएगा। सीधी सीधी बात है ना? ठीक है साहब। एनी एक्ट डन और द इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड। सर यहां पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? सर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहां पे काइंड ऑफ लगा लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लीजिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए या फिर आप इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। सर इसको इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला गया? सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर बोले जो वर्ड आपका यूज किया जाता है जिसको नाम क्या देते हैं? इंस्ट्रूमेंट। से इसका मतलब क्या होता है? सर बोले इंस्ट्रूमेंट ना किसी भी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बाय विच, जिसके द्वारा एनी राइट और लाइबिलिटी, एनी राइट और लाइबिलिटी इज डेल्ट। मैं यहां पे डेल्ट लिख रहा हूं, मतलब उसमें आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे तो बोले आप अधिकार जो है किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, या तो बोले किसी का अधिकार जो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या तो किसी की लाइबिलिटी जो है वो आप खत्म कर रहे हो, या तो आप किसी की लाइबिलिटी जो उसको क्रिएट कर रहे हो, या तो आप किसी की लाइबिलिटी जो है किसी और के पास में ट्रांसफर कर रहे हो। तो उसको करने के लिए जो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया होगा उसे आप क्या नाम दे देंगे? उसे बोले आप इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो दे सकते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपसे कहा एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट है सर, क्यों? आपने एक वादा किया है जो आपके लिए ऑब्लिगेशन है, सामने वाले का अधिकार है, और वही अगर लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बन जाता है तो वो तो और पक्का इंस्ट्रूमेंट हो गया सर। ये समझ में? तो अगर फर्म के बिहाफ पे कोई भी काम किया जाता है या फर्म के बिहाफ पे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है बाय अ पार्टनर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन द नेम ऑफ फर्म विद एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, तो फर्म हमेशा आपकी क्या रहेगी? यहां पे लाइबल रहेगी सर। फर्म की लाइबिलिटी जो है वो बोले हमेशा यहां पे बनी रहेगी, इसमें कोई दुराए नहीं है। ये समझ में आए? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, लाइबिलिटी फॉर एडमिशन बाय अ पार्टनर। ओ माय गॉड, अगर बोले बाहर वाले का कोई उधार था जिसको आपके फर्म के किसी एक पार्टनर ने क्या कर लिया है? एडमिट कर लिया है, मतलब उसने मान लिया। सर याद कीजिए ये अपन ने इंप्लाइड लाइबिलिटी के अगेंस्ट वाले में बात की थी कि अगर कोई केस चल रहा होगा, कोई सूट अगर चल रहा होगा जिसमें कि सामने वाला बंदा एलिगेशन लगा रहा है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कि पार्टनरशिप फर्म ने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, तो क्या एक पार्टनर के एक्सेप्ट करने से वो चीज चलेगी क्या? आंसर इज नो सर। लेकिन अगर उसके पास में अथॉरिटी रही तो बिल्कुल चलेगी सर। ध्यान से देखिएगा सर, बोले एडमिशन मतलब एक्नॉलेज करना। एक और पॉइंट था एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। बिल्कुल सर, हमारी तरफ बोले आपका पैसा जो है वो निकलता है, ये हम एक्नॉलेज करते हैं। तो एक पार्टनर भी उस चीज को क्या कर सकता है? एक्नॉलेज कर सकता है अगर उसके पास में अथॉरिटी रहेगी तो, ठीक है। और द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। The firm is liable and bound by such admission or the representation by any partner, but the admission or representation made by partner beyond the scope of his implied authority ये बोले बाइंड नहीं करेगी। जैसा हमने कहा अगर अथॉरिटी है तो यस बाइंड करेगा, अगर अथॉरिटी नहीं है सॉरी सर ये चीज बाइंड बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सब लाइबिलिटी फॉर द नोटिस टू अ पार्टनर।
लाइबिलिटी फॉर द नोटिस टू अ पार्टनर, मतलब ये कि सर हुआ ऐसा, जैसे मान लो एक बंदा था ए, एक बंदा था बी, ठीक है, और दोनों को मिला के एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसका नाम क्या था, एबीसी एंड कंपनी। क्या नाम था फर्म का, बोले एबीसी एंड कंपनी। सर ये दोनों ने मिला के क्या किया, आउटसाइडर के साथ में कुछ काम किया, ठीक है, जिसके हिसाब से क्या होना था, बोले ये जो आउटसाइडर है ना, इसके टुवर्ड्स 5 लाख रुपए का उधार निकल रहा था। मतलब आउटसाइडर जो है उसके पैसे लेने बनते थे, किससे, हम लोगों से, हमारी फर्म से, ठीक है। अब आउटसाइडर को पैसा का टाइम पे नहीं दिया गया, आउटसाइडर ने क्या किया, जो ए नाम का बंदा है उसको नोटिस सेंड किया, ठीक है, बाकायदा ये लिखा कि अगर अगले एक महीने के अंदर अंदर मेरा पैसा मेरे पास में नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, तुम लोगों के अगेंस्ट में, तुम्हारी फर्म के अगेंस्ट में केस कर दूंगा। गॉट द पॉइंट। ए ने उसका रिप्लाई नहीं किया, ए ने ये वाली बात बी को भी नहीं बताई कि ऐसा कोई नोटिस जो है वो आया है, बताना भूल गया या नहीं बताई, एज द केस में भी। आउटसाइडर ने क्या किया, आउटसाइडर ने सीधा कोर्ट के पास में जाके केस कर दिया। आउटसाइडर कहां पहुंच गया, सीधा कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट के पास में जाके कहता है कि सर मुझे मेरा पैसा जो है वो चाहिए, किसके अगेंस्ट में, ए और बी के अगेंस्ट में। बी ने कहा अरे ये तो बहुत वाहियात वाली बात है, क्या तुमको अगर हमसे 5 लाख रुपए चाहिए था तो नोटिस दे देते। आउटसाइडर ने कहा रहने दो साहब, क्यों फालतू की बकवास करते हो, दिया था, बोले मैंने नोटिस। बोले किसको दिया था, ए ने कहा मुझे दिया था। तो बी कहता है अरे ए के पास में अगर तुमने नोटिस दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे को भी यहां कोर्ट में घसीट सकते हो, ए ने मेरे को बताया नहीं कि ऐसा कोई नोटिस आया था। तो ये ध्यान से सुनिएगा, आउटसाइडर कहता है कि चाहे ए ने तुमको बताया हो या फिर ना बताया हो, आप दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपकी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो अगर एक पार्टनर को नोटिस मिल चुका होगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि दूसरे पार्टनर को भी क्या मिल चुका होगा, नोटिस जो है वो मिल चुका होगा। दूसरा पार्टनर यहां पे ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि आउटसाइडर को 2 नोटिस देने चाहिए थे, एक तो ए को दे दिया और दूसरा किसको देना चाहिए था, बी को देना चाहिए था। सर इसका मतलब ये होता है क्या कि आपकी फर्म में अगर 40 पार्टनर्स है तो मैं 40 नोटिस दूंगा, 40 पेपर जो है वो मैं नोटिस बना पर्चे छपा छपा के दूं क्या, बोले मैं आपको, ये समझ में आया। एक पार्टनर को दिया मतलब पूरी फर्म को दे दिया, एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आया क्या, ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई साहब। सर नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट एज नोटिस टू द होल फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या सर, सबसे पहला पॉइंट, जो पार्टनर को आपने नोटिस दिया है वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉमिनल पार्टनर नहीं होना चाहिए, या कोई सब पार्टनर रहा तो चलेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो भी नहीं होना चाहिए भाई साहब। ये समझ में आए, वो जो बंदा रहेगा मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको अगर दिया आपने वो पर्टिकुलर चीज तो वो एक्टिवली क्या करेगा, बाकी लोगों को बताएगा वो चीज के बारे में। स्लीपिंग पार्टनर को दे दिया, वो कहता है मेरे को क्या पता, मैं सोया, मेरे को तंग मत करो। ये समझ में आया, ठीक है। फिर द नोटिस मस्ट बी ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म के जुड़े हुए किसी भी काम का नोटिस हो सकता है। अगर उसको पर्सनल नोटिस आया होगा वो क्यों बताएगा किसी भी फर्म के पार्टनर को, भाई साहब कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गॉट द पॉइंट। एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड ऑन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। ये समझ में आया भाई साहब, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी टाइप का कोई फ्रॉड जो है वो वहां पे क्या किया गया हो, कमिट किया गया। बोले नोटिस को फाड़ फोड़ के फेंक दिया, बोले नहीं हमको कोई नोटिस जो है वो यहाँ पे मिला ही नहीं है। गॉट द पॉइंट। आउटसाइडर दिखा देगा मेरे पास में सर बाकायदा क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, पोस्ट वाला जो था उसने डिलीवरी दिया है, बाकायदा सामने वाले ने साइन भी किया है मेरे पास में उस चीज का प्रूफ। ये समझ में आया, डन। नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। सर अगर जो पार्टनर है ऐसे काम के लिए कोई गलत चीज करता है जिसमें उसकी इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, तो भैया आपकी जो फर्म रहेगी वो उस पार्टनर के किए गए काम के लिए क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। बाहर वाला थोड़ी बोलेगा इस चीज के लिए कि भाई साहब मेरे को क्या पता इस चीज के बारे में, तुम्हारे फर्म के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हारे फर्म के अंदर तुमने किसी नौसिखे को पार्टनर बना के रखा हुआ है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम क्या करें वो चीज के लिए, बोले भाई साहब ये समझ में आया। तुम्हारे फर्म के पार्टनर ने मुझसे पैसा लिया, पैसा लेके मुझे ये कहा कि हमारे पार्टनरशिप फर्म को उधार की जरूरत है, हम बोले बिजनेस करना चाहते हैं, मैंने पैसा दे दिया बोले उधार के तौर पे,
वो आपके फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब उसने वो पैसा लिया, अपने जेब में डाल लिया, अपने काम में यूज कर लिया, फर्म के काम में यूज ही नहीं किया, ये तुम्हारा लुकआउट है। जो आउटसाइडर रहेगा वो क्या कहेगा, मेरे को तो फर्म से पैसा चाहिए भाई साहब। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि उस पार्टनर के पास में वो वाला काम करने की अथॉरिटी जो है या तो इंप्लाइडली पहले से थी और या तो एक्सप्रेसली आप लोगों ने दिया हुआ था। अब वो पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पार्टनर्स का काम था इस चीज को क्या करना, क्रॉस चेक करना। ये ध्यान से देखिएगा, द फर्म इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और द ओमिशन ऑफ अ पार्टनर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ये ध्यान से, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बट दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। क्या? सबसे पहली बात वही सेम पॉइंट, आपका जो पार्टनर वहां पे काम कर रहा है, इट वॉज डन इन टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं गया था आईपैड खरीदने के लिए, फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स थे सबसे मेरा डिस्कशन हुआ था, सबसे मेरी बात हुई थी कि मुझे आईपैड खरीद के लेके आना चाहिए हमारी फॉर्म के लिए। सबने ये बात के लिए एग्री भी कर दिया था, हाँ ठीक है सर लेके आ जाओ। मैं वहां पे गया, वहां जाने के बाद में फॉर्म के नाम पे बिल बनवाने की बजाय मैंने अपने पर्सनल नाम पे बिल जो है वो बनवा लिया। क्या ये सही एक्ट कहलाएगा? क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। पैसा किसका लेके गए? फॉर्म का। बिल किसके नाम पे बनना चाहिए था? फॉर्म के नाम पे बनना चाहिए। क्यों किया आपने ये वाला काम? ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म और विद द ऑथोरिटी ऑफ हिज को पार्टनर्स, ठीक है। सच एक्ट कॉज लॉस और इंजरी टू द थर्ड पार्टी और एनी पेनल्टी इज इनकर्ड। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं गया एप्पल के स्टोर में, वहां जाके मैंने उनको कहा सर आपको पता होगा ना एबीसी एंड कंपनी। बोले अरे सर किसको नहीं पता। बोले बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम है, हमारे यहाँ से ऑलरेडी काफ़ी कुछ सामान जो है वो आप लोग लेके जा चुके हो और टाइम टू टाइम आपका पेमेंट वगैरह जो है वो होता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर द एसोसिएशन। ए ने कहा बिल्कुल साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक काम करो मेरे को एक ना आईपैड दे दो क्या दे दो? एक आईपैड दे दो, साथ में एक आईफोन भी दे दो, साथ में एक एप्पल वॉच भी दे दो और साथ में एक एयरपॉड जो है वो भी दे दो। बोले पैसा दे देंगे ना, 1 महीने के बाद में आपको पैसा जो मिल जाएगा। कभी गया है कि आपका पैसा कहीं पे? बोले नहीं। बस फिर ये समझा, आप उधार में पैसा, उधार में चीजें जो हैं वो वहां से खरीद के लेके आ गए। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे केस में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर ही रहेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट आपके ऊपर मतलब फर्म के ऊपर रहेगी, राइट। लाइबिलिटी फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, ये वही वाली बात आ गई, कहीं और से पैसा आपकी फर्म का जहां पे वापस आना चाहिए था, उधार आपने दिया हुआ था या कोई काम आपने किया हुआ था, पैसा आया आपके पास में, पैसा आया जो कि आपको फर्म के बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहिए था। लेकिन आपने क्या सोचा, अरे ये पैसा तो बैंक अकाउंट में जमा अपन बाद में करवा सकते हैं, एक काम करता हूं, मेरा एक छोटा सा काम है, 2 दिन के बाद में 20,000 रुपए मेरे पास में वापस आ जाएंगे, तो आज जो फर्म के 20,000 रुपीज मेरे पास में आए हैं ये बोले मैं यूज कर लेता हूं, किसी को क्या ही पता चलने वाला है। बोले गॉट द पॉइंट। लेकिन 2 दिन के बाद में जहां से पैसा आपको आना चाहिए था वो पैसा नहीं आया। जब 2 दिन के बाद में वो पैसा नहीं आया, आपने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन के और बाद में पैसा आ जाएगा, यानी कि आपने फर्म के बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया और आप क्या कर रहे हो, फर्म के पैसे पे पर्सनल एंजॉयमेंट जो है वो बोले आप यहां पे कर रहे हैं। क्या ये अलाउड रहेगा? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। फर्म का पैसा है, फर्म के पास में रहना चाहिए। अगर फर्म आपको अलाउ कर देती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना काम निकाल लो, बाद में पैसा दे देना, तो अलग बात हो गई। ये समझ में आया? तो क्या कहता है ऐसा, ध्यान से, द फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस कॉज टू द थर्ड पार्टी ड्यू टू द मिस एप्लीकेशन ऑफ हिज मनी और प्रॉपर्टी बाय अ पार्टनर इन द फॉलोइंग केसेस। किसी और के पैसे थे, ये आप यहां पे यूज कर रहे हो, क्या ये करना अलाउड रहेगा? क्या? आंसर इज नो सर। अगर किया तो सर लॉस की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। अगर फर्म का लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, अगर बाहर वाले का हो रहा है तो उसकी भी करनी पड़ेगी। ठीक है सर। वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद हिज एपरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट। सर यहाँ पे थर्ड पार्टी का क्या बता रहे हैं? मान लीजिए आपकी फर्म थी जिसका नाम क्या था, AB एंड कंपनी। गॉट द पॉइंट। सामने वाला बंदा कोई तो भी कस्टमर था, ये बोले आपके पास में है, आप किसका काम करते हैं, कंप्यूटर असेंबल करके प्रोवाइड करते हैं। ये बंदा आया आपके पास में और आपको आके कहा कि एक कंप्यूटर चाहिए जिसका प्राइस आपने बताया 50,000 रुपए और आपने कहा 1 हफ्ते के बाद में आपको असेंबल होके मिल जाएगा। सामने वाले बंदे ने आपको 20,000 रुपए एडवांस के तौर पे दिया,
ठीक है। अब ये एडवांस आपने क्या किया, आपने पर्सनल यूज कर लिया। एक हफ्ते के बाद सामने वाला बंदा आता है, अब सर ये 20,000 रुपए चूंकि आपने फॉर्म के पास में नहीं दिए, तो फॉर्म ने क्या कंप्यूटर बनाया होगा, क्या नहीं बनाया। एक हफ्ते के बाद में कस्टमर आता है आपकी फॉर्म के पास में, आके कहता है सर कंप्यूटर दीजिएगा। आपने कहा सर कंप्यूटर तो बना नहीं। सामने वाले ने कहा कब बना के दोगे। सर वो पैसे खर्च हो गए सर, कुछ और एडवांस दोगे क्या। अरे ऐसे कैसे पैसे खर्च हो गए भाई साहब, मेरे को नहीं बनवाना कंप्यूटर, एक काम करो मेरा जो 20,000 रुपये था वो मुझे वापस दे दो। ये समझ में, अभी ध्यान से सुनिए। सर माना कि ए नाम का जो बंदा है उसने पर्सनली यूज कर लिया होगा, लेकिन इसका जो रिपेमेंट करना होगा वो किसको करना होगा, पूरी फॉर्म को करना होगा। पूरी फॉर्म को इसका रिपेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या, बोले ठीक है सर। चलिए फिर इसके बाद में लेट्स मूव अहेड। वेयर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड द मनी और द प्रॉपर्टी इज मिस अप्लाइड। क्या कर दिया उसको आपने, मिस अप्लाई कर दिया बाय एनी ऑफ द पार्टनर व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, तो भी आपको उसका क्या करना पड़ेगा, रिपेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। छोटा सा इसका चार्ट जो वो भी बना सकते हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म। ठीक है, ऑल्दो ये काइंड ऑफ अपना कह सकते हैं रिवीजन ही था, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक जो है वो अपने कहीं ना कहीं पहले हो चुके हैं। सबसे पहला फॉर रिस्ट्रिक्टिंग और एक्सटेंडिंग implied authority of any partner। अगर किसी भी पार्टनर की जो अथॉरिटी है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट किया हो और या फिर उसको आपने एक्सटेंड किया हो तब। ठीक है, दूसरा फॉर द एक्ट्स डन इन इमरजेंसी। तीसरा एक्ट डन इन द नेम ऑफ फर्म। फर्म के नाम पे ही काम जो है वो बोले किया गया था। फिर इसके बाद में चौथा सो बोले फॉर एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय एनी पार्टनर। किसी भी एक पार्टनर ने क्या कर लिया, उस चीज को एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ आपका हमारे ऊपर उधार बनता है और वो उधार बोले हम आपको क्या करके देंगे, चुका के देंगे। फिर उसके बाद में लाइबिलिटी फॉर द नोटिस टू अ पार्टनर। फॉर नोटिस बाय आउटसाइडर टू एनी पार्टनर। ठीक है, फिर इसके बाद में लाइबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। फिर उसके बाद में लाइबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। पैसे को आपने क्या किया, मिस अप्लाई कर दिया, गलत जगह पे आपने उस चीज को यूटिलाइज किया।
ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अब ये ध्यान से, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर बोले जो आपका पार्टनर था उसकी अथॉरिटी को आपने एक्सीड किया होगा, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया था या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, द होल फर्म will be liable for acts done by such partner as it was done by consent of all the partners। मतलब सामने वाले का जो इम्प्लाइड अथॉरिटी था उसको आपने खुद ने रोका था, या आपने ही उसको क्या दिया था, परमिशन दिया था कि ठीक है तेरे को जो काम करना होगा कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया? ठीक है। फिर इसके बाद में इमरजेंसी क्या कहा गया है, इफ द एक्ट वॉज डन फॉर बेनिफिट ऑफ फर्म or to minimize the loss and as a prudent person। मतलब उसकी जगह अगर कोई और समझदार इंसान होता तो शायद वो भी यही वाला काम करता। इस वजह से एक्ट इन द नेम ऑफ फर्म, सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। as the partner act in his name, sorry, act on his behalf as well as agent of अदर पार्टनर्स। ठीक है, इस वजह से फिर उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट, इसके लिए फॉर्म लाइबल कब रहेगी, इफ द एडमिशन, ठीक है, आपको एडमिशन यहां पे समझ में नहीं आएगा इसलिए इफ द पार्टनर admits the debt within his authority, ठीक है, अपनी अथॉरिटी में रह के अगर वो क्या करता होगा उसको एडमिट करता होगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद में फॉर द रॉन्गफुल एक्ट, द फर्म shall be liable to third party if third party is acting in गुड फेथ। अगर थर्ड पार्टी जो है वो पार्टनर के साथ में मिलके ऑलरेडी मतलब फर्म के साथ में फ्रॉड करने के बारे में सोच रहे होंगे तो नहीं होगा, बोले भाई साहब, ठीक है। फिर उसके बाद में लाइबिलिटी फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, तो जो आपका पार्टनर रहेगा, द पार्टनर हु मिस अप्लाइड द पार्टनर हु misapplied the money shall be liable to repay बोल दो या indemnify बोल दो, to indemnify the loss of third person or firm
एज द केस मे बी। ये समझा? थर्ड पर्सन को आपको पैसा पे करना होगा, लेकिन अगर आपने थर्ड पर्सन को पैसा नहीं दिया, फर्म को थर्ड पर्सन को पैसा पे करना पड़ेगा, और अगर फर्म को देना पड़ रहा है तो फिर फर्म को पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ये समझ में है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये वाला पार्ट, इसका फ़ोटो ले लीजिए। फिर उसके बाद में सेकंड ये वाला, इसका भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। फिर उसके बाद में ये वाला एक्ट्स डन इन द नेम ऑफ फर्म, इसका भी फ़ोटो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट ये वाला, और फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, और फिर उसके बाद में एकदम लास्ट लाइबिलिटी फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ द मनी। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। तो छोटा सा टॉपिक ही आपका था, आधे घंटे का ही टॉपिक था, राइट? तो अगला टॉपिक जो अपना रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, टॉपिक नंबर 6, ये अपन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।